Hi guys, good evening all of you. This is Mithun sir. Welcome back to my channel MS Academy. Guys, let's take quick oral revision for maths 10th standard Gujarat board NCERT. Guys, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कल के एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए फेवरेबल रहेगा। जैसे चैप्टर 1 में गाइज मेनली एक ही इक्वेशन आपको याद रखना है, दैट इज़ HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इक्वेशन गाइज तब अप्लाई होता है, इस इक्वेशन में टोटल आपके पास 4 चीज़ें दे रखी है, HCF, LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब जो दो नंबर क्वेश्चन में दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। गाइज इस इक्वेशन में टोटल 3 चीज़ें आपके पास दे रखी होनी चाहिए और कोई भी एक चीज़ आपको फाइंड करनी हो तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, फर्स्ट चैप्टर में और कोई इक्वेशन या फॉर्मूला नहीं है। सेकंड चैप्टर में गाइज आपके दो ही तरह के सम्स हैं, वो है एक्सरसाइज 2.2 के, एक है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसमें आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल है that is px equals to x square minus in bracket alpha plus beta ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिर्फ आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के याद रखना है। और गाइज आपको याद रखना है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 3 टर्म होते हैं और हाईएस्ट पावर 2 होता है जनरली, और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर आपके पास 2 ही टर्म है गाइज तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऐसे 2 सम्स हैं आपके पास जिसमें 2 टर्म दे रखे हैं। एक है 4u स्क्वायर प्लस 8u वाला, ठीक है। अगर आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में देखिए टोटल 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 होता है और सेकेंड टर्म जो होता है उसमें पावर 1 होता है, और जो लास्ट टर्म है वो कांस्टेंट होता है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अगर आपके पास इन 3 टर्म में से पहले 2 टर्म दे रखे हैं, मतलब जैसे 4u स्क्वायर प्लस 8u, आपके पास कांस्टेंट टर्म तीसरा टर्म नहीं है, तो इस सम में गाइस जनरली आपका कॉमन ही निकलेगा। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है और बीच में माइनस है तो जनरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई होता है। ओके, देन गाइस कम टू द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में जनरली कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको आगे का टेबल ध्यान रखना है, और मेथड्स में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हैं आपके पास, और लॉन्ग सम इस चैप्टर में से आ सकते हैं, ठीक है। देन गाइस हम चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर 5 में 3 ही फॉर्मूला है। एक है an का, an मतलब लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं जनरली, और उसको an से डिनोट किया जाता है। an का फॉर्मूला है a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। फिर गाइस sn का फॉर्मूला, मतलब आपको किसी का भी सम निकालना है, मतलब आपको अगर किसी का टोटल करना है तो इन दैट केस sn का फॉर्मूला होता है सेम जो आपका an का फॉर्मूला है, वो अगर आपको याद है तो उसी के बेसिस पे आपका sn का फॉर्मूला बन जाता है। an का फॉर्मूला है a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, जो a से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे आप 2 लगा दो और बिग ब्रैकेट लगा के आगे n/2 लगा दो, आपको sn का फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब sn का फॉर्मूला है n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। और sn का गाइज एक दूसरा शॉर्ट फार्मूला भी है, जब आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखे हों तो आप sn का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l मतलब लास्ट टर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन गाइज कम टू द 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें भी आपका एक ही जनरली फार्मूला है, मतलब मेन जो फार्मूला है वो एक ही है, दैट इज़ अ डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज़ अंडर रूट मीन स्क्वायर रूट इन स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी चलेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी चलेगा। दिस इज़ अ डिस्टेंस फार्मूला। इसके अलावा गाइस सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला में आपको जनरली एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, उसका फार्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। आपको ये ध्यान रखना है गाइस कि m1 के साथ x1 नहीं आएगा, m1 के साथ x2 आएगा, m2 के साथ x1 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ही आता है। इसके अलावा गाइस मिड पॉइंट फार्मूला है, दैट इज़ वेरी सिंपल, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, देन गाइस कम टू द स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड। मीन के गाइस 3 फार्मूला हैं जनरली। एक डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज़ x बार इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन n। इसके बाद है आपका एज्यूम मीन मेथड, दैट इज़ x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। और तीसरा है जो हम यूज़ करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, दैट इज़ x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू h। गाइस स्टेप डिविएशन और एज्यूम मीन मेथड एक जैसे ही आपको दिखेंगे, सिर्फ
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह एफ आई डी आई आ जाता है और एज्यूम मीन मेथड में पीछे इंटू एच नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि अगर आपको स्टेप डिविएशन मेथड मतलब सिग्मा एफ आई यू आई वाला मेथड अप्लाई करना है तो आपकी क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए। और गाइस कोई भी अगर आप मीन का सम है, कोई भी मीन का सम जब आप फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले आपको एक्स आई निकालनी है। एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को आप सेंट्रल वैल्यू या क्लास मार्क भी बोल सकते हो। और सबसे मीन का सिंपल फार्मूला जो 9th स्टैंडर्ड में पहले ओल्ड कोर्स में आता था जो आपको डिडक्ट हो चुका है, दैट इज़ एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये रॉ डेटा है गाइज, रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, अगर सपोज कर लो आपके पास 5 नंबर्स दे रखे हैं सिंपल 2 3 5 7 9। ठीक है, ये 5 नंबर का अगर आपको मीन निकालना है, यहाँ पे तो कोई एफ आई नहीं है आपके पास और ना कोई क्लास है, सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं। सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं मतलब ये एक्स आई होता है, तो इसको रॉ डेटा बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल डेटा। ये अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा मतलब जब एफ आई होती है, जैसे आपके पास जितने भी आपके चैप्टर में सम है मीन मीडियन मोड के, सब में आपके पास क्लास के साथ एफ आई दे रखी है। एफ आई दे रखी है मतलब वो अरेंज्ड डेटा है, वो ग्रुप डेटा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एफ आई नहीं है, सिर्फ एक्स आई दे रखी है, तो उसको ओरिजिनल डेटा कहा जाता है, दैट इज़ अ रॉ डेटा। और उसमें मीन कैसे निकलता है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ओके, क्योंकि एफ आई है ही नहीं, एफ आई कहीं पे यूज़ ही नहीं होगा और एफ आई हम खुद से नहीं निकाल सकते। ठीक है, निकाल सकते हैं लेकिन फिर वो ग्रुप हो जाएगा। सिंपल अगर एक्स आई है मतलब सिंपल नंबर्स दे रखे हैं आपके पास क्वेश्चन में, मतलब वो एक्स आई है। और एक्स आई में से मीन कैसे निकलता है, सिंपल सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। उन 5 नंबर का टोटल कर दो, डिवाइड बाय एन का मतलब है जितने नंबर है, 5 नंबर है तो डिवाइड बाय 5, 10 नंबर है तो डिवाइड बाय 10। देन गाइस मीडियन, मीडियन का लॉन्ग फार्मूला होता है जो आपको क्लास और एफ आई में यूज़ हो रहा है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू एच। ओके, और याद रखना मीडियन और मोड के सम में आपका क्लास लेंथ अनइक्वल होगा तो भी चलेगा। ओके, मीडियन और मोड के सम में आपका क्लास लेंथ अनइक्वल होगा तो भी चलेगा, आपको क्लास लेंथ से कोई मतलब नहीं है। और कंपलसरी मीडियन और मोड के फॉर्मूला में पीछे इंटू एच आता है और आगे एल आता ही है। खास ध्यान देना मीडियन और मोड के सम में कि लोअर लिमिट लेते वक्त जब कभी जो भी आपका मीडियन क्लास है या मोड क्लास है, जिस क्लास में से आपको लोअर लिमिट मिल रहा है, जो भी आपका मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट और उसका जो प्रीसीडिंग क्लास है उससे पहले वाली क्लास है उसका अपर लिमिट, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं तो जनरली उनके बीच में 1 का गैप होता है, तो आप क्या करोगे, आपके लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है मीडियन और मोड में, दोनों में। देखो जब आप मीन में स्टेप डिविएशन अप्लाई कर रहे हो मतलब एफ आई यू आई वाला अप्लाई कर रहे हो, आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले चेक करना है क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। मीडियन और मोड में लोअर लिमिट लेते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी मीडियन या मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट और आपकी प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप आपके लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दोगे। ओके, मोड का भी एक ही फॉर्मूला है गाइस, मोड इक्वल्स टू मतलब z इक्वल्स टू मोड को z से डिनोट करते हैं, याद रखना। मीडियन को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। ओके, सो मोड दैट इज z इक्वल्स टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। और गाइज अगर रॉ डेटा है मतलब सिर्फ नंबर्स आपके पास दे रखे हैं और आपको बोला है मोड फाइंड करने के लिए, तो इन दैट केस आपको कैसे फाइंड करना है गाइज, द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे मोड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ 3 5 3 7 3, तो गाइज यहाँ पे 3 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ तो ये मोड है। सपोज़ अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको 2 3 5 7 9, तो इसमें कोई भी नंबर रिपीट एक भी बार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको मोड गाइस 0 नहीं लिखना है क्योंकि 0 एक नंबर है, आपको लिखना है स्टेटमेंट वाइज देयर इज़ नो मोड, यहाँ पे कोई मोड है ही नहीं। और सपोज कर लो किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर 2 बार हैं या 2 नंबर 3 बार हैं, फॉर एग्जांपल 3 5 3 5 7, तो 3 भी 2 बार है 5 भी 2 बार है, तो ये बाय मॉडल हो गया, मतलब यहाँ पे 2 मोड हैं। तो आप z इक्वल्स टू 3 एंड 5 लिखोगे, 2 मोड है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन गाइस अगेन अगर मीडियन में रॉ डेटा दे रखा हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 फार्मूलाज आपके पास हैं, ये भी 9th स्टैंडर्ड के ओल्ड कोर्स में होता था और 10th में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इस पे फोकस करें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको। अगर आपके पास रॉ डेटा है मीडियन के केस में, तो सबसे पहले देखो मीडियन का कोई भी सम हो, रॉ डेटा हो या क्लास वाला सम हो, सबसे पहले मीडियन में द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ असेंडिंग ऑर्डर।
आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। और गाइस सबसे पहले रॉ डेटा में अगर आपके पास रॉ डेटा दे रखा है तो मीडियन के दो फार्मूला है। पहले तो आप रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, उसके बाद आप एन चेक करोगे, मतलब कितने नंबर्स दे रखे हैं। अगर आपका एन ऑड है, मतलब आपके पास 5, 7, 9 नंबर दे रखे हैं, ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो इन दैट केस मीडियन का फार्मूला होता है कैपिटल M इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपका एन इवन हुआ, मतलब आपके पास क्वेश्चन में इवन नंबर्स दे रखे हैं, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह दे रखे हैं, तो मीडियन का लॉन्ग फार्मूला हो जाएगा दैट इज़ n/2 + 1 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। आई रिपीट, अगर n आपका इवन हुआ तो आपका मीडियन का लॉन्ग फार्मूला हो जाता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। मैंने फॉर्मूला आपको वैसे भी पेपर दे रखा है, उसमें से आप देख सकते हैं गाइस, ओके। देन प्रोबेबिलिटी का सिंपल एक ही फार्मूला होता है, जनरली आपको मैंने बताया है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी लेटर इक्वल्स टू m/n, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले कोई भी प्रोबेबिलिटी के सम में आपको क्या फाइंड करना होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी के सम में पहले आपको n फाइंड करना होता है। और गाइस 9th और 10th स्टैंडर्ड के कोर्स में n हमेशा क्या निकलता है, जो टोटल दे रखा होता है क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्ड्स की बात कर रहे हो तो एक डेक या एक पैक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, तो आपका n 52 हो जाएगा, ठीक है। सपोज़ कर लो कि आप डाई की बात कर रहे हो, लूडो में जो डाई हम खेलते हैं, ठीक है, तो डाई के ऊपर 6 नंबर होते हैं, तो आपका n यहाँ पे 6 हो जाएगा। समझ में आया? तो जो टोटल होता है वही n होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक आपको इक्वेशन आता है जनरली शॉर्ट सम में, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, मतलब pa प्लस pa डैश इक्वल्स टू 1 या pe प्लस pe डैश इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन याद रखना, आपको काम आएगी। गाइस प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम कॉइन्स को ले लेते हैं। कॉइन्स के लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा, दैट इज़ 2 raised to n। यहाँ पे n क्या है गाइस, कि जितने सिक्के आप उछाल रहे हो। सपोज आपके पास एक ही सिक्का है, ठीक है, तो n हो जाएगा 1, 2 raised to 1 is 2। जब गाइस आप एक ही सिक्का उछाल रहे हो, देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। देखो आप एक सिक्का उछालोगे तो आएगा तो कुछ एक ही, हेड या टेल आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। तो जो आ रहा है वो नहीं लिखना है आपको, क्या क्या आ सकता है वो प्रोबेबिलिटी वो होती है, पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप फेल होगे या एक ही पॉसिबिलिटी आप पास होगे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, राइट। आएगा तो एक ही, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इधर यू विल पास और यू विल फेल, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको लिखनी है, उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो गाइज़ जब आप एक सिक्का उछालोगे तो टोटल 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, आइदर आपको हेड मिलेगा या फिर आपको टेल मिलेगा। इसलिए वो जो 2 raised to n है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं। तो 2 raised to 1, तो 2 आउटकम्स बन रहे हैं, एक हेड एक टेल। आप सपोज़ कर लो आप 2 सिक्के साथ में उछाल रहे हो, ठीक है, तो फॉर्मूला अगेन 2 raised to n। n क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि आपने 2 सिक्के उछाले, 2 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 4। तो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे आपके। क्या दोनों सिक्कों पे गाइस हेड आया, या दोनों सिक्कों पे टेल आया, या पहले सिक्के पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, या पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया। हो गए 4। उसी तरह गाइस आप अगर 3 सिक्के उछाल रहे हो, ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाता है। 3 सिक्के आप साथ में उछाल रहे हो या एक सिक्का 3 बार उछाल रहे हो, दोनों का आंसर सेम आता है। अब गाइस जब 3 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब 2 क्यूब दैट इज़ 8। तो टोटल 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे। लेकिन गाइस कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है सर कि आप बोल रहे हो कि एक सिक्का 3 बार उछाला जा रहा है तो n तो 1 हुआ क्योंकि सिक्का तो एक ही है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना गाइस कि एक सिक्का उछाला जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट लिए जा रहे हैं वो 3-3 के ग्रुप में लिए जा रहे हैं। मतलब एक सिक्का 3 बार उछाला जाएगा, फिर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर एक सिक्का 3 बार उछाला जाएगा, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप मेरा सेंटेंस याद रखो कि 3 सिक्के साथ में उछाले जाएं या एक सिक्का 3 बार उछाला जाए, दोनों में पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे गाइस? 8 आएंगे, ठीक है। आप पहले तीनों सिक्कों पे हेड ले लो, फिर मैंने आपको कैसे सिखाया है कि एक एक जगह बदलो। पहले तीनों सिक्कों पे हेड ले लो, अब पहली जगह आप चेंज कर दो,
टेल ले लो, बाकी 2 पे हेड ले लो। फिर सेकंड प्लेस पे टेल ले लो, फर्स्ट और थर्ड पे हेड ले लो। फिर थर्ड प्लेस पे टेल ले लो, फर्स्ट और सेकंड पे हेड ले लो, 4 हो गए। उसी तरह गाइस तीनों पे टेल ले लो। फिर फर्स्ट प्लेस पे हेड ले लो, बाकी 2 पे टेल ले लो। फिर सेकंड प्लेस पे हेड ले लो, बाकी 2 पे टेल ले लो। फिर थर्ड प्लेस पे हेड ले लो, बाकी 2 पे टेल ले लो। इस तरह आपके 8 आउटकम्स बन जाएंगे। ओके, देन गाइस अगर एक डाई अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो जनरली 6 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर गाइज अगर आप 2 डाइस साथ में टॉस कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो टोटल 36 आउटकम्स आते हैं। डाइस के लिए भी गाइज फॉर्मूला है 6:n, जैसे कॉइन्स के लिए है 2:n, वैसे ही टोटल पॉसिबल आउटकम्स जानने के लिए डाइस में भी फॉर्मूला है, दैट इज 6:n। अब कितने डाइस हैं? 2 डाइस हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। तो 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। कैसे बनते हैं आपको पता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, लाइक दैट 36 आउटकम्स बनेंगे। देन गाइस प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें ध्यान देना, जैसे आपके पेपर में ये आ सकता है काफ़ी बार कि कल आपका 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस पेपर में आपको कोई भी पर्टिकुलर मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो गाइस हमेशा आंसर क्या आएगा? 1/81, क्योंकि आपका पेपर 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो 0 मार्क्स भी तो आ सकते हैं, आपको कोई भी 1 मार्क आएंगे, 1 मार्क आएगा, 2 मार्क आएगा, 3 मार्क आएगा, 9 मार्क आएंगे, 80 मार्क आएंगे। तो 1 से लेके 80 तक 80 नंबर्स हुए, लेकिन किसी को 0 भी तो आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो गाइस टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 81। अगर आपका 25 मार्क का पेपर होता तो आंसर आता 1/26। अगर आपका 20 मार्क्स का पेपर होता तो आपका आंसर आता 1/21। ओके, ये चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। देन गाइस सपोज कर लो, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सब टेक्सचुअल नहीं है मैंने आपको करवाया है पहले भी, लेकिन फिर भी आप ओरली ध्यान से सुन लो। सपोज कर लो कि आपसे 2 तरह के पैटर्न है इस क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछा गया है कि एक साल में 53 संडेज, मंडेज, ट्यूसडे, कोई भी डे, लेकिन 53 अगर ईयर की बात हो रही है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज। फिर लीप ईयर हो या ना हो, 53 ही होगा अगर ईयर की बात हो रही है। और अगर मंथ मेंशन्ड है तो हमेशा 5 नंबर होगा। पहले तो ये ध्यान रख लो, अगर ईयर की बात हो रही है तो 53 लिखा होगा, और अगर मंथ की बात हो रही है तो 5 लिखा होगा, क्योंकि हर ईयर में, लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, और हर मंथ में 4 वीक्स कंप्लीट होते हैं, मतलब 28 दिन हर महीने में होते ही हैं, और हर साल में 364 डेज कंप्लीट होते ही हैं। ठीक है, अब सपोज़ कर लो गाइस कि आपसे पूछा गया है कि, पहले मैं ईयर का एग्जांपल ले लेता हूँ, कि आपको बोला गया है कि 53 संडेज की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे, और हम सपोज़ कर लो लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं। ठीक है, और उसमें से आप माइनस कर दोगे कंप्लीट वीक्स, दैट इज़ 52 × 7, दैट इज़ 364। तो रिमेनिंग डेज कितने बचेगा? इस 2, तो आपका आंसर 2/7 आएगा। अगर आपका MCQ में आ जाता है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि टोटल डेज इन अ लीप ईयर 366 होते हैं, उसमें से आप 364 माइनस कर दो, यू विल गेट 2, तो 2/7 आंसर आएगा। याद रख लेना, नीचे डिवाइड में 7 ही आएगा। अच्छा, अब 2 दिन जो बचे, ये 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, तो आप सैम्पल स्पेस बनाओ, मतलब आप पॉसिबल आउटकम्स बनाओ कि ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, टोटल 7 हो गए। ठीक है, अब इसमें संडे कितनी बार आ रहा है गाइस? संडे 2 बार आ रहा है, तो आपका टोटल फेवरेबल आउटकम जो M है वो 2 आ जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 7, सो 2/7 आंसर आया। अब गाइस एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर ईयर की बात हो रही है तो आंसर हमेशा 2/7 या 1/7 ही होता है, और अगर कोई मंथ की बात हो रही है तो 4 पॉसिबल आउटकम्स मतलब 4 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 1/7 भी आ सकता है, 2/7 भी आ सकता है, 3/7 भी आ सकता है। कैसे? सपोज़ कर लो कि कोई मंथ है, सपोज़ कर लो अगस्त है। ठीक है, अगस्त तो नॉर्मल ईयर हो या कोई भी ईयर हो, सिर्फ फेब जो है उसका मतलब लीप ईयर का जो इफेक्ट आता है वो फेब पे ही आता है। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो फेब में 29 डेज़ लेने हैं, लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज़ लेने हैं। इसके अलावा गाइस जनरली क्या होता है कि सब में एक ही डेज़ होते हैं। ठीक है, लीप ईयर का इफेक्ट सिर्फ फेब पे पड़ता है।
सपोज अगस्त है, अगस्त में टोटल डेज 31 होते हैं, उसमें से आप माइनस करोगे कंप्लीट 4 वीक्स मतलब 28 डेज, तो आंसर क्या बचेगा, रिमेनिंग डेज 3 बचेगा, 31 में से 28 गया तो अब 3 बचा तो 3/7 आंसर आएगा। अब गाइस यहाँ पे 3 बचा तो आपको जो सैम्पल स्पेस लेना है, पॉसिबल आउटकम्स बनाने, वो किस तरह बनाने हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, लाइक दिस टोटल 7 आउटकम बनेंगे। और 3 जगह सपोज कर लो कि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में 5 ट्यूसडे या कोई भी डे पूछा हो, वो 3 बार होगा, ठीक है, वो कितनी बार होगा, 3 बार। अगर आपके महीने में 31 डेज़ हैं तो आप याद रख लेना कि आपका जो टोटल आएगा वो 3 आएगा, मतलब रिमेनिंग डेज 3 आएंगे, ठीक है। अगर आपके मंथ में 30 है तो रिमेनिंग डेज 2 आएंगे, आंसर 2/7 हो जाएगा। अगर फेब है और लीप ईयर है तो 29 डेज टोटल लेने हैं, उसमें से आप 28 माइनस करोगे तो 1/7 आएगा। और अगर लीप ईयर नहीं है और फेब है तो 28 डेज होंगे, 28 में से 28 माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा, रिमेनिंग डे तो 0/7 हो जाएगा, ठीक है। तो MCQ में भी इस तरह गाइस आप याद रखना, ओके। इसके अलावा चैप्टर 6 आप एक बार देख लेना, उसमें एक ही चीज़ है, एक ही फार्मूला है, ठीक है। और चैप्टर 4 में भी गाइस, चैप्टर 4 में जो रूट्स निकालने हैं, ठीक है, चैप्टर 4 में जो रूट्स निकालने हैं वो जीरोस की तरह ही आपको निकालने होते हैं। सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर निकालना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, दैट इज़ B² - 4AC, ठीक है। ये D आया, D अगर आपका पॉजिटिव है तो गाइस 2 अलग अलग रूट्स आपके निकलेंगे, अल्फ़ा -b + √d/2a और बीटा है -b - √d/2a। अगर गाइस D 0 आया तो आपके रूट्स इक्वल हो जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला सिर्फ हो जाता है -b/2a, दोनों का सेम। और गाइस अगर आपका D का आंसर नेगेटिव आता है तो रूट्स पॉसिबल नहीं होते, ओके। थैंक यू।